हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शासन प्रणाली। अर्थात संसद के अंदर जो भारतीय संसद प्रणाली है उसकी प्रणाली के बारे में बातचीत करेंगे। गवर्नेंस सिस्टम के बारे में इस टॉपिक में डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान के अंतर्गत शासन प्रणाली मतलब गवर्नेंस सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय होता है। संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री और अध्यक्षात्मक प्रणाली, इन दो और संसदीय प्रणाली के गुण और दोष, इनके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम शासन प्रणाली के प्रकार देखते हैं। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम की बात करें तो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, इन दोनों के बीच में संबंधों के आधार पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग आता है संसदीय शासन व्यवस्था। पहला भाग कौन सा था? संसदीय शासन व्यवस्था, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद इसी प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में क्या स्वतंत्रता के बाद इसी प्रणाली को अपनाया गया है, जो मूल रूप से ब्रिटेन मतलब वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है। और इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से, उनकी बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण है। पहला लक्षण आता है हमारा दोहरी कार्यपालिका, ड्यूल एग्जीक्यूटिव की बात करें। ड्यूल एग्जीक्यूटिव में हमारा क्या होता है, एक तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, एक होता है हमारा वास्तविक प्रमुख। एक तो क्या होता है हमारा नॉमिनल हेड और एक होता है हमारा रियल हेड। तो नॉमिनल हेड की बात करें तो राष्ट्रपति, जैसे हमारे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, जैसे भारत में क्या होता है राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड या नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्य का सारा काम इन्हीं के नाम पर होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति इनमें नहीं होती, इसलिए इन्हें डी जूरे हेड कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डी जूरे हेड कहते हैं। वास्तविक प्रमुख की रियल हेड की बात करें तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद रियल हेड कहलाती है। असली सत्ता का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें डी फैक्टो कहते हैं। असली फैक्ट के रूप में कौन है? डी फैक्टो मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो यही इसे हम कहते हैं दोहरी कार्यपालिका। फिर विधायिका कार्यपालिका में जुड़ाव की बात करें, फिर विधायिका कार्यपालिका में जुड़ाव की बात करें, इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण पूरी तरह से लागू नहीं होता है। क्या शक्ति पृथक्करण को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता? सेपरेशन ऑफ पावर को कार्यपालिका मतलब मंत्री सीधे विधायिका से ही चुनी जाती है। क्या कार्यपालिका को सीधे विधायिका से या संसद से चुनी जाती है? कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकता। कि कोई व्यक्ति जो मंत्री बना है तो वह क्या संसद का सदस्य बनना जरूरी है, और 6 महीने के अंदर यदि वो संसद का सदस्य नहीं बनता है या चुनाव के माध्यम से नहीं बनता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है मंत्री के रूप में। इस सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ये संसदीय व्यवस्था की आत्मा होती है। ये क्या होती है? संसदीय व्यवस्था की आत्मा होती है अनुच्छेद 75 के तहत। तो कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से क्या अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। वे एक साथ तैरते हैं या फिर एक साथ डूबते हैं। जो सारी की सारी मंत्रिपरिषद क्या होती है, या तो एक साथ तैरती है एक साथ डूबती है। यदि लोकसभा में, तो इस तरह से क्या है कि मंत्रिपरिषद के लिए कहा जाता है कि सारे के सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं डूबते हैं, तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद एक साथ डूबती है। यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारी क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है। ये तो हमने कौन सा शासन देखा, ये हमारे संसदीय शासन व्यवस्था देखी। अब हम देखेंगे क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। क्या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंटल सिस्टम की बात करें तो ये प्रणाली मुख्य रूप से अमेरिका से अपनाई गई है। क्या अमेरिका में अपनाई गई है। इसके लक्षण की बात करें, इसके लक्षण संसदीय व्यवस्था के बिल्कुल उल्टे होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। इसे नाम मात्र की और वास्तविक प्रमुख अलग अलग नहीं होते हैं। राष्ट्रपति ही राज्य का हेड ऑफ द स्टेट होता है। सरकार का भी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। इस सख्त शक्ति पृथक्करण की बात करें, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, तो कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और उसके मंत्री और सचिव, और विधायिका मतलब संसद और कांग्रेस एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति के मंत्री और विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति के जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं, और ऐसा हमारे क्या अमेरिका में होता है। फिर उत्तरदायित्व की भावना की बात करें तो राष्ट्रपति और उसकी कैबिनेट, क्या राष्ट्रपति और उसकी कैबिनेट विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव ला करके राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, केवल इसे महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट जैसी जो जटिल प्रक्रिया है उन्हीं के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है, जैसे अमेरिका में कितने 4 वर्ष के लिए होता है।
इस संसदीय शासन व्यवस्था के गुण की बात करें तो मेरिट्स की बात करें, फायदे की, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और उसके कुछ गुण हैं, इन्हीं की वजह से उनको अपनाया गया। गुणों की बात करें तो पहला गुण है इसका कौन सा, निरंकुशता पर रोक, प्रिवेंशन ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिज्म, मतलब चूंकि शक्ति एक व्यक्ति या जैसे राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती बल्कि मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, इसलिए क्या तानाशाही को कम खतरा रहता है, तानाशाही का खतरा कम ही रहता है। सरकार को हर कदम पर संसद को जवाब देना पड़ता है, सरकार को क्या हर कदम पर संसद को जवाब देना पड़ता है। दैनिक जवाबदेहिता की बात करें, हमारे डेली अकाउंटेबिलिटी की, तो अध्यक्षात्मक सुशासन प्रणाली में सरकार केवल चुनाव के समय जनता को जवाब देती है 4 से 5 साल बाद, जबकि संसदीय प्रणाली में सरकार को हर रोज प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, बहस के माध्यम से संसद के सामने जवाब देना पड़ता है। फिर विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य की बात करें तो अमेरिका में कई बार ऐसा होता है, क्या अमेरिका में कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति एक ही पार्टी का है और संसद कांग्रेस में बहुमत दूसरी पार्टी की है, जिससे काम ठप, मतलब ग्रिडलॉक जैसी स्थिति आ जाती है। भारत में प्रधानमंत्री उसी पार्टी का होता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है, इसलिए कानून पास कराना और नीतियां लागू करना आसान काम होता है। समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये प्रणाली भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए बहुत अच्छी है। ये प्रणाली है हमारी संसदीय शासन प्रणाली, ये भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि सरकार में अलग अलग राज्यों, धर्मों और जातियों के नेता को मंत्री बना करके गठबंधन के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण किया जाता है। अब संसदीय शासन व्यवस्था के दोष की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें, तो सुविधाओं के बावजूद इस प्रणाली की कुछ गंभीर कमियां हैं, जो भारत ने विशेष रूप से 1989 से 2014 के गठबंधन युग में देखी थी। पहली कमी आती है सरकारों की अस्थिरता, अनस्टेबल गवर्नमेंट, तो सरकार का जीवन काल लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। यदि कोई छोटा सहयोगी दल समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाती है, जैसे हमारे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, जिससे नीतियों में निरंतरता बनी नहीं रह सकती। त्वरित और कड़े निर्णय लेना असंभव, मतलब त्वरित और कड़े निर्णयों का अभाव की बात करें, पॉलिसी पैरालाइसिस की, तो बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन की मजबूती के कारण, क्या बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन की मजबूरियों के कारण सरकार वोट बैंक के डर से कड़े आर्थिक और प्रशासनिक फैसले जैसे हमारे सब्सिडीज कम करना या फिर कड़े कानून लेना जैसे फैसले लेने से कतराती है, जिससे फैसले क्या लंबे समय तक टलते रहते हैं। फिर नौसिखियों की सरकार की बात करें, किसके नौसिखियों की सरकार की बात करें, तो संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इसमें विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज का अभाव होता है। प्रधानमंत्री को रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बताना पड़ता है बनाना पड़ता है, क्या प्रधानमंत्री को रक्षा, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बनाना पड़ता है जो चुनाव जीत के आए हैं, भले ही उन्हें इस विषय का तकनीकी ज्ञान न हो तब भी बनाना पड़ता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों, अर्थशास्त्री को सीधे अपना सचिव या मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा होता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। दल बदल और अवसरवादिता की बात करें तो मंत्री पद या फिर पैसों के लालच में सांसद अपनी पार्टियां बदलते हैं। ये मंत्री पद या फिर पैसों के लालच में क्या सांसद अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, जिससे क्या भ्रष्टाचार बढ़ता है। हालांकि इसे 10वीं अनुसूची के माध्यम से कुछ हद तक रोका गया है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारत के संविधान निर्माताओं ने स्थिरता या स्टेबिलिटी की कीमत में जवाबदेहिता को चुना है। उनका मानना था कि भारत जैसे नए लोकतंत्र के लिए एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो संसद और जनता के प्रति हर दिन जवाबदेह हो, न कि केवल 5 साल के लिए बेलगाम हो जाए। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।